तो यूपी में पांचवें मरहले के तहत आज 12 अजला की 61 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 7 मरहलों में से आज 5 मरहले मुकम्मल हो जाएंगे। पहले ही 4 मरहलों पर पोलिंग हो चुकी है और आज 5वें मरहले के तहत वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है। लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से पोलिंग हो रही है और 5वें मरहले पर तफसील से बातचीत करने के लिए, तज्जिया करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान, यूपी की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी प्रेम कुमार साहब मेरे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार साहब, सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। प्रेम कुमार जी, 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, 4 फेज मुकम्मल हो चुके हैं। अब 5वें मरहले पर हम लोग पहुंच गए हैं। 5वें मरहले की तकरीबन आधी वोटिंग भी, पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस 5वें मरहले को किस तरह से देखा जाए, 2017 के नजरिए से किस तरह से देखा जाए और जो बदलाव हुआ इन 5 सालों में उसके हिसाब से किस तरह देखा जाए? अबू जी, इस चुनाव को भी अगर बहुत सतही तौर पर भी बांटे तो देखेंगे हम कि एक तरफ लाभार्थी वर्ग है, दूसरी तरफ आहत वर्ग है। ये 2 वर्ग हम बांट लेते हैं। जाति और धर्म को अगर थोड़ा सा छोड़ करके भी देखें तो लाभार्थी वर्ग जो जाति धर्म नहीं मानता, सारे वर्ग के लोग जो इसमें शामिल हैं, और दूसरी तरफ आहत वर्ग है। जो आहत वर्ग है उसमें भी जाति धर्म को छोड़ देते हैं, वो उसमें भी सारे लोग शामिल हैं। ये दोनों वर्ग में एक रसाकशी है कि आहत वर्ग बड़ा है कि लाभार्थी वर्ग बड़ा है। सत्ताधारी दल कह रहे हैं कि हमने लाभार्थी वर्ग को लाभ पहुंचाया है, उसकी संख्या करोड़ों में है। तो दूसरी तरफ वो आहत वर्ग है जो कि नौकरी के लिए तरस रहा है, जो महंगाई से पीड़ित है, जो बेसहारा पशुओं से पीड़ित है, उसकी वजह से परेशान है, और दूसरे कारणों से, अलग अलग कारणों से वो नाखुश हैं। तो इन दोनों वर्ग के बीच में ये मतदान हो रहा है। और परिस्थिति जो है 2017 में ऐसी नहीं थी। 2017 में मामला एक तरफा था। आप देख रहे हैं अभी 5वें चरण में भी जो चुनाव हो रहे हैं, 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इस चुनाव में स्थितियां बदली हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। उसमें कोरोना काल के दौरान मारे गए लोग, उनकी पीड़ा वो भी शामिल है। किसान का भी एक वर्ग है, लेकिन इस दौर में किसान का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, मुसलमान वर्ग है, इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है इस चुनाव में। मुसलमानों का इस चरण में लगभग 25-26% जो है हिस्सेदारी है, वोटर हैं। तो ये 25% का रुख जो है इस बार मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा एक तरफा है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रख रहे हैं। इस बार ये बीएसपी और कांग्रेस में बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिस किसी खास सीट पर कांग्रेस या बीएसपी की सीट मजबूत है, वहां पर स्ट्रैटेजिकली जरूर एकजुट हो रहे हैं, लेकिन परिणाम को देखते हुए तो ये भी पहले नहीं देखा जा रहा था, इस बार नए तरीके से देखा जा रहा है। एक और चीज है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी इस चुनाव में लड़ रहे हैं सिराथू सीट पर, तो वहां पर उनका विरोध हुआ। अब डिप्टी सीएम का अगर उनके इलाके में विरोध होता है, उनके बेटे का भी विरोध हुआ जब वो मतदाताओं के बीच पहुंचे थे, तो वो भी ये बातें बता रही हैं कि जनता कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रही है। तो ये फर्क आया है पिछले चुनाव और अब के चुनाव में। इसके अलावा एक और है कि धार्मिक महत्व के ख्याल से अयोध्या, चित्रकूट, इलाहाबाद, इन जगहों पर भी चुनाव हो रहे हैं। तो धार्मिक महत्व वाले इन शहरों के जो शहरी हिस्से हैं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दिखता है, लेकिन शहर से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, फिर दूसरे मुद्दे हावी होते चले जाते हैं। यही कारण है कि अयोध्या में भी आसान जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसा संभव नहीं लगता। हो सकता है कि वो हार भी जाए। हालांकि चुनाव से पहले कोई प्रेडिक्ट करना सही बात नहीं है, लेकिन ये एक टाइट सिचुएशन में है। समाजवादी पार्टी वहां भी टक्कर देती दिख रही है। तो ये हम कहेंगे कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए पुराना जो 90% वाला प्रदर्शन था उसको दोहराना तो नामुमकिन है, लेकिन लीड भी बढ़त भी हो पाती है कि नहीं, ये कहना मुश्किल होगा। कांटे का मुकाबला है
और उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि अमेठी और रायबरेली की एक सीट है, अमेठी की सारी सीटें हैं। वहां पर कांग्रेस के भी वजूद की लड़ाई है एक बार फिर, लेकिन कांग्रेस फिर भी इस इलाके में पिछड़ती हुई ही नजर आ रही है। 1 से 2 सीट पर उसको बढ़त मिल सकती है, दिख रहा है। ये स्थिति है कमोबेश आपके। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, सर आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही अयोध्या के बारे में, क्योंकि ये पूरी बेल्ट अयोध्या से जुड़ी हुई है और इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी और कई सियासी पार्टियां हैं जो अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ती रही हैं, हारती और जीतती रही हैं। लेकिन इस बार एक फर्क नजर आया। अयोध्या के बेल्ट में यह चुनाव हो रहा था जिसमें बहराइच, बाराबंकी और इससे जुड़ी हुई फैजाबाद, इस तरह की डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव था, लेकिन पोलराइजेशन वाली जबान यहां पर देखने को नहीं मिली। खासतौर से इस फेज की अगर हम बात करें, अयोध्या में चुनाव हो रहा है लेकिन उसका इतना ज्यादा जोर शोर नहीं देखने को मिला। जी, मैं इस पोलराइजेशन को मैंने पहले भी डिफाइन किया है, एक अलग किस्म से देखा जाना चाहिए कि पोलराइजेशन का मतलब क्या। हम जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बोलते हैं तो पोलराइजेशन से वहां पर मतलब आमतौर पर जाता है। इस बार जब खास करके मुसलमान अगर इकट्ठे होकर के एक पार्टी को वोट दे रहे हैं तो जनता इसको दूसरे नजरिए से देख रही है कि वर्तमान सरकार ने मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो मुसलमान क्या करें, बीजेपी को वोट कैसे दें। तो इस वजह से मुसलमान अगर अपना वोट अगर एक मुश्त कहीं डाल रहे हैं तो उसका रिएक्शन यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिंदुओं में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है। अब चूंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, इसकी तमाम कोशिशें हुई हैं राजनीतिक तौर पर, 80-20 चर्बी निकाल देना, तमाम तरह के नारे आए हैं, लेकिन इसके बावजूद हिजाब प्रकरण भी उसी तरीके से उछाला गया। इवन मैं कहूंगा आपको आज की तारीख को याद कर लीजिए, बड़ा स्ट्रैटेजिकली आज की तारीख को अयोध्या में मतदान के दिन से जोड़ा गया। आज 27 फरवरी है अबू जी। 2002 में क्या हुआ था दुनिया जानती है, गोधरा कांड हुआ था, और गोधरा कांड की बरसी पर अयोध्या के दिन में मतदान रखना, या इससे पहले भी मैंने सवाल उठाया था कि पुलवामा हमले के दिन 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान रखना, और उत्तर प्रदेश के भी उस समय मेरे ख्याल से तीसरा चरण था जब ये मतदान रखा गया था। तो वो जो मतदान रखा गया था वो भी स्ट्रैटेजिकली मतदान था। आपने उस दिन भी देखा होगा, पुलवामा के नाम पर उत्तराखंड के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई। हालांकि पंजाब की भी तारीख रखी गई थी, लेकिन पंजाब में चूंकि संत रविदास जी के जयंती के कारण चुनाव प्रभावित हो रहा था, तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की बात सुनी और उस डेट को बढ़ा दिया था। तो ये जो मतदान रखा गया है आज के दिन, इसका भी रणनीतिक कारण है और चुनाव आयोग को इन सब बातों पर गौर करना चाहिए। चुनाव आयोग राजनीतिक रूप से समझ न रखे, इन बातों को न समझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके बावजूद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण मैंने आपको बताया, जो एक तो जो मैंने बताया वो कारण है, और दूसरा कारण बहुत बिल्कुल तारीखी चीज आपने बहुत अहम चीज बताई, और खासतौर से डेट वाली जो बात आपने, तारीख वाली जो बात बताई, ये बहुत अहम है। इस पर लोगों की नजर, ये लोगों का जो जहन है बहुत कम जाता है। मैं प्रेम कुमार जी एक चीज और समझना चाह रहा हूं, जो मुस्लिम फैक्टर वाली आप बात कर रहे थे सर, 2017 में हम देखते हैं कि 22 इन 61 सीटों में से 22 सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, 20% से 25% तक मुस्लिम वोटर्स यहां पर हैं। लेकिन 2017 में 18 सीटें इन 22 सीटों में से बीजेपी के खाते में गई थी। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, और समाजवादी पार्टी 4 या 5 सीटें जीत पाई थी। तो इसे किस तरह से देखा जाए, क्या इसमें इस बार कोई बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये है कि 2014 के बाद देश की सियासत बदली है, इस बात को मानिए। और 2014, 2017, 2019 हर बार जो वोट का एक रुझान रहा, वो रुझान उसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता प्लस राष्ट्रवाद का कॉकटेल था, और इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन ये जो चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इसमें कोई भी जो सांप्रदायिक नारा है वो चल नहीं रहा है। कोई राष्ट्रवाद वाला फैक्टर बहुत आंशिक रूप से है, लेकिन तात्कालिक कोई वजह नहीं है जिसके हिसाब से ये कोई परिणाम देने वाली स्थिति हो। इस वजह से
पिछली दफा एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति थी, इसलिए उन इलाकों में जहां की मुसलमान वोटर 25% हैं, तो वो 25% कोई रिजल्ट देता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इस बार चूंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, चूंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत आंशिक है और लोग आहत हैं, पीड़ित हैं, जो अलग अलग कारणों से नौकरी नहीं मिल रही है, कोरोना का दंश है, सरकार मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, बेसहारा पशुओं से परेशान है, लेकिन सरकार को चुनाव में समझ में आता है कि ये मुद्दा है। इन सब कारणों से लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं बदली हैं। अब सांप्रदायिकता के आधार पर यह ध्रुवीकरण नहीं है। इस वजह से इस बार ये जो मुसलमानों का 25% वोट बैंक है, वोट है, और वो इस बार रिजल्ट देगा, ऐसा मेरा मानना है, और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, सीधे इस वक्त हम इलाहाबाद का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। मुश्ताक आमिर, 11 बजे तक हम देखते हैं तो इलाहाबाद का जो वोटिंग फीसद है वो 18% से ज्यादा, यानी 19% से थोड़ा सा कम। 5 घंटे वोटिंग को मुकम्मल हो रहे हैं, 12 बजे 5 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे। लोगों में किस तरह का जोशो खरोश है? अब सूरज भी एक तरह से बिल्कुल शबाब पर होगा, और जो सर्दी है मौसम में भी एक तरह से कमी आई होगी, सर्दी में कमी आई होगी, तो वोटर्स का रुझान अब क्या कुछ है? क्या अब यहां से लग रहा है कि वोटिंग फीसद में बढ़ोतरी होगी प्रयागराज में और इलाहाबाद के जितनी सीटें हैं? अब उधर आप सही कह रहे हैं कि इलाहाबाद की जो 12 विधानसभा सीटें हैं, और इन 12 विधानसभा सीटों में जो वोटिंग की जो शुरुआत हुई थी 7 बजे, वो बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ हुई थी, और 11 बजे तक वो सुस्त रफ्तारी बाकी रही। लेकिन 11 बजे के बाद, और खासतौर से जब सूरज में कुछ तेजी आई है और अब 12 बजने वाले हैं, तो वोटर की तादाद में इजाफा हो रहा है। खासतौर से बड़े पोलिंग स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। तो ये देख करके ये लग रहा है कि जो अभी 19% ऑफिशियली बताया गया है, 11 बजे तक का जो आदाद शुमार बताए गए हैं, परसेंटेज बताया गया है, उसमें वो अब बेहतरी आएगी। लोगों में जोशो खरोश है। बिल्कुल मुश्ताक, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त कुंडा से बड़ी खबर आ रही है, राजा भैया के असेंबली हल्के में वोटिंग में गड़बड़ी की खबर आ रही है। जन सत्ता दल के कारकुनान पर वोटिंग में गड़बड़ी करने की खबर है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के इलाके में फर्जी वोटिंग की खबर है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इसका इल्जाम लगाया है। आपको बता दें कि कुंडा असेंबली हल्के में फर्जी वोटिंग हो रही है। जन सत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है, उसके कारकुनान पर वोटरों को धमकाने की खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है। तो प्रतापगढ़ के कुंडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां से राजा भैया का खुद ताल्लुक है, इनका आबाई इलाका है। कुंडा असेंबली हल्के में फर्जी वोटिंग की शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया की जन सत्ता दल के कारकुनों ने कुछ वोटरों को धमकाया है, जिसकी समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से अब शिकायत की है। और सीधे हम रुख करेंगे इलाहाबाद का। मुश्ताक आमिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं, बड़ी तादाद में लोग यहां पर पढ़ी लिखी आबादी है, लेकिन देही इलाकों की अगर हम बात करते हैं, शहर से हटकर, क्योंकि 12 सीटें हैं और काफी बड़ा जिला भी है, तो देही इलाकों के जो मसाइल हैं वो शहरी इलाकों से किस तरह से मुख्तलिफ है? देखिए, अबू हुरैरा देही इलाकों और शहरी इलाकों के वोटर्स की तरजीहात में और उनकी जहनियत में और उनके वोट डालने की नीयत और मकसद और मंशे में बहुत फर्क है। शहरी इलाकों में आमतौर से एक तो वोट का परसेंटेज कम होता है, फीसद कम होता है, लेकिन देही इलाकों में वोट का फीसद सबसे ज्यादा है। यानी जो देही इलाके का जो की एक असेंबली सीट है करछना, वहां पर 22% तक वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक। तो देही इलाकों में फीसद भी ज्यादा है और लोग अपनी अपनी तरजीहात पर वोट देते हैं। जहां तक मुद्दों की बात है, इलाहाबाद में तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने आखिर वक्त तक, यानी जब प्रचार का वक्त खत्म हो रहा था, तमाम ताकतें झोंक दी। उससे एक दिन पहले पीएम मोदी का जलसा हुआ, और जिस दिन कल की जो आखिरी तारीख थी प्रचार खत्म होने के, उससे एक दिन पहले सीएम योगी का रोड शो हुआ,
और दूसरे लोगों का आदित्य ठाकरे का जो यहाँ पर हुआ, जो शिवसेना जिसका कोई वजूद नहीं है यूपी में, लेकिन शिवसेना ने इन 12 सीटों में एक कोरांव की जो सीट है उसमें शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारा है और बाकायदा आदित्य ठाकरे उसके चुनाव प्रचार के लिए आए। तो सभी पार्टियों ने यहाँ पर पूरा जोर लगाया, शिवसेना से लेकर के मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन तक और तमाम बड़ी सियासी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, बीएसपी रही हो, सब ने अपनी ताकत लगाई और तमाम सबके बड़े लीडर यहाँ पर आए और अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट डालने की अपील की, बड़े बड़े जलसे किए। मुश्ताक, अगर इलाहाबाद की बात करते हैं तो सियासत से इलाहाबाद का चोली दामन का साथ रहा है और गांधी फैमिली से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम सियासी पार्टियों का यहां पर एक तरह से दबदबा रहा है। लेकिन हालिया चुनाव में हम देखते हैं जो तस्करा आपने किया एमआईएम का और इसके अलावा आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने यहां पर काफी वक्त गुजारा इलाहाबाद में, और इसी तरह से आपने शिवसेना का जिक्र किया। तो बड़ी पार्टियों के अलावा जो पार्टियां पहली बार यहां पर पहुंची हैं या नई नई किस्मत आजमा रही हैं, इन तमाम सियासी पार्टियों को किस तरह से आप देखते हैं, या इन सियासी पार्टियों को लेकर लोगों में जो रुझान है उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 3 सियासी पार्टियां हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। शिवसेना है, एमआईएम है और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को अगर एक भी सीट मिल जाती है, शिवसेना को अगर एक भी सीट मिल जाती है, या मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन को एक भी सीट मिल जाती है, तो इन 12 सीटों में एक खाता उसका खुल जाएगा। तो ये पार्टियां एक तरह से अपने आप को लॉन्च कर रही हैं और उनको कितना फीसद वोट मिलता है ये इस बात पर मुनहसिर है कि इनका जो फीसद है वो तय करेगा कि इनकी मकबूलियत अवाम में कितनी है और यह अवाम की जो मकबूलियत है वो वोट में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। तो 3 ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने पहली बार इलाहाबाद के इलेक्शन में जो 12 सीटें हैं और 12 की सीटों पर अपना वो किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूं अबू हुरैरा कि 169 उम्मीदवार इन 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 169 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। लोगों ने अपना पूरा जोर लगाया है, तमाम बड़ी सियासी पार्टियां ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है। तो ये एक तरह से सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए है। बीजेपी को ये 12 की 12 सीटें यहाँ से जीतना बहुत जरूरी है, खासतौर से 2 सीटें शहर उत्तरी की और शहर पश्चिमी की, जहाँ शहर पश्चिमी से कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं और दक्षिणी से जो कैबिनेट मिनिस्टर है नंद गुप्ता नंदी जो लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो नंदी का जो उम्मीदवारी है और सिद्धार्थनाथ की जो उम्मीदवारी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इन दोनों की सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर लगी है। अगर ये दोनों सीटें अगर बीजेपी निकाल ले जाती है तो यूं माना जाता है तो वो उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल मुश्ताक, मेरा आपके पीछे बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन भी वोट करने के लिए पहुंची हैं और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हैं। अगर कुछ खवातीन से बात हो सके, क्योंकि प्रियंका गांधी ने इस बार खवातीन पर काफी फोकस किया है और खवातीन के मसाइल भी बहुत हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, रसोई का एक बड़ा इशू रहा है। तो अगर कुछ मुस्लिम खवातीन से आपकी बात हो सके तो उनसे उनके मसाइल पर जरूर चर्चा कीजिए। जी अब यहाँ पर कुछ मुस्लिम खवातीन हैं जो यहाँ वोट डालने आई है। इनकी मुख्तलिफ शिकायतें हैं। मैंने पहले भी इनसे बात की थी। तो इनकी जो पहली शिकायत है वो वोटर लिस्ट में नाम ना होने की है, या पर्चियां आई तो सब लोगों के घरों पर नहीं आई और या आई तो सब सारे अफराद की नहीं। तो मैं इनमें से कुछ से बात करता हूँ कि क्या मसला रहा, वोट डाल पाई कि नहीं डाल पाई? वोट नहीं डाल पाए, लोगों कोई का नाम ही नहीं, जो मर गए उनका लिस्ट में नाम पड़ा हुआ, जो जिंदा उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और जो लिस्ट है न ढूंढ पा रहा, कोई न देख पा रहा, इतनी भीड़ है कि कोई समझ नहीं पा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। पूरा यहाँ से वहाँ तक हम छान मारे, 1 घंटे से पूरा देख रहे हैं, 1.5 घंटे से कुछ भी नहीं आ रहा है। आपके घर में आपके घर में कितने वोट डालने वाले हैं? जिसके 8-10 लोग हैं, 1-2 का आ गए। मेरे घर में 4 लोग हैं, जिनमें से 2 का नाम आया, 2 का नहीं आया। ये मेरी पूरी आईडी होते हुए मेरा वोटर लिस्ट पे कोई 2 तक नाम ही नहीं है। 3 बार वोटर आईडी के लिए हम फॉर्म भर चुके हैं। अच्छा, आप यहाँ वोट डालने आई थी तो किन उम्मीदों के साथ आई थी, किन मुद्दों के साथ आई थी? जी, हम ये सुने थे, मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी आईडी लेकर के जाइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप वोट डालने के मुद्दों पर आई हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी का भी रोड शो हुआ और उन्होंने औरतों के लिए बड़े बड़े वादे किए कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ वगैरह इस तरह के। तो आप इस तरह के नारों से कितना मुतासिर हुई है, कितना उनकी अपील का असर हुआ है आपके ऊपर?
जी देखिए, अब तो जितने वोटर जो खड़े हुए हैं सभी को अपील कर रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हमको देना किसे, कौन काम कर रहा है, जो विकास करेगा। इलाहाबाद पर अभी अब और बातचीत करेंगे। सियासी एतबार से इलाहाबाद बहुत अहमियत का हामिल है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लिए भी इलाहाबाद बहुत जरखेज रहा है। इस पर और भी बातचीत करेंगे और यूपी की इन 12 जिला की 61 सीटों पर लगातार न्यूज 18 की भी नजर बनी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।